हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है मुद्रा का अर्थ, परिभाषा एवं क्षेत्र। तो मुद्रा हमारे जीवन में इतना घुल मिल चुकी है कि मुद्रा के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। मानव सभ्यता के विकास के साथ ही मुद्रा का भी विकास होता गया और जैसे जैसे मानव सभ्यता ने विकास किया है मुद्रा का रूप और उसकी प्रकृति भी बदलती गई है। प्राचीन काल में जानवरों की खाल, हड्डियाँ, पत्थर, कीमती पत्थर और धातु इस प्रकार की जो वस्तुएं थी वो मुद्रा के रूप में कार्य करती थी। धीरे धीरे सभ्यता के विकास के साथ पत्र मुद्रा चलन में आई, जो कि हम आज देखते हैं। तो आज हम मुद्रा के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। तो मुद्रा को समझने के लिए इसकी परिभाषाओं को समझना आवश्यक है। मुद्रा की जो परिभाषाएं हैं उसे दो भागों में बांटा जा सकता है, विचारधारा के अनुसार और प्रकृति के अनुसार। विचारधारा के अनुसार जो परिभाषाएं हैं उसे तीन भागों में बांटा गया है, संकुचित दृष्टिकोण, विस्तृत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण वाली परिभाषाएं। इसी प्रकार प्रकृति के अनुसार जो परिभाषाएं हैं उसे भी हमने तीन भागों में बांटा है, वैधानिक, वर्णनात्मक परिभाषाएं और सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं। तो सबसे पहले हम लेते हैं संकुचित दृष्टिकोण वाली परिभाषाएं। रॉबर्टसन ने इस परिभाषा दी है संकुचित दृष्टिकोण की। तो प्रोफेसर रॉबर्टसन ने क्या कहा है कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो अन्य वस्तु के मूल्य के भुगतान में अथवा व्यवसायिक दायित्व को निपटाने में विस्तृत रूप से स्वीकार की जाती है। उन्होंने मुद्रा को एक ऐसी वस्तु बताया है जो कि किसी भी वस्तु के मूल्य के भुगतान में स्वीकार की जाती है अथवा हमारे जो व्यवसायिक दायित्व होते हैं उनको पूरा करने में स्वीकार की जाती है। तो इस प्रकार रॉबर्टसन ने जो है धात्विक मुद्रा जो है केवल उसे ही मुद्रा माना है। दूसरी जो परिभाषा है व्यापक परिभाषा, विस्तृत दृष्टिकोण, वो हार्टले विदर्स की है। हार्टले विदर्स ने कहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। कोई भी वस्तु जो मुद्रा का कार्य करती वही मुद्रा है। इस प्रकार मुद्रा की बहुत ही विस्तृत परिभाषा हार्टले विदर्स ने दी है। फिर तीसरी जो परिभाषा है विचारधारा के अनुसार वो है आधुनिक दृष्टिकोण। एली, मार्शल, किन्स और क्राउथर, इन सब अर्थशास्त्रियों ने आधुनिक दृष्टिकोण वाली परिभाषा दी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एली की परिभाषा। क्या कहा एली ने? कोई भी वस्तु मुद्रा है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरित होती है तथा सामान्य ऋणों के अंतिम भुगतान में प्रयुक्त की जाती है। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी वस्तु जो कि विनिमय के माध्यम यानी वस्तु के लेन देन के माध्यम के रूप में स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी दबाव या किसी प्रकार की राज्य के प्रेशर के वो हस्तांतरित की जाती है और सामान्य ऋणों का जो हमारा भुगतान होता है उसमें आसानी से स्वीकार की जाती है। मुद्रा में दूसरी जो परिभाषा है आधुनिक दृष्टिकोण की वो है मार्शल की। मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं जो किसी विशेष समय अथवा स्थान पर बिना संकोच अथवा विशेष जांच के वस्तु और सेवाओं के खरीदने अथवा बेचने के लिए अथवा खर्चों के भुगतान के रूप में साधारणतः प्रचलित है। यहाँ पर मार्शल ने कहा है कि ऐसी वस्तुएं जो किसी विशेष समय अथवा स्थान पर बिना संकोच और विशेष जांच के वस्तु के विनिमय में उनको खरीदने बेचने में स्वीकार की जाती है वह मुद्रा कहलाती है। और इसी प्रकार की एक परिभाषा किन्स ने दी है, मुद्रा जिसको देकर ऋण प्रस्वितों तथा कीमत प्रस्वितों का भुगतान किया जा सकता है वो मुद्रा कहलाती है। अब अगली जो हमारी परिभाषाएं हैं वो है प्रकृति के अनुसार। प्रकृति के अनुसार जो पहली परिभाषा है वो वैधानिक परिभाषा है। इसमें वैधानिकता पर बल दिया गया है। उसमें सबसे पहले जो परिभाषा है प्रोफेसर नेप एवं हार्टले की, वे वस्तुएं मुद्रा है जिन्हें राज्य वैधानिक रूप में मुद्रा घोषित कर देता है और वस्तु के भुगतान में विधि ग्राह्य हो, यानी कानून द्वारा मान्यता प्राप्त हो, राज्य द्वारा जिसे मुद्रा के रूप में घोषित किया गया हो वही मुद्रा कहलाती है। दूसरी जो परिभाषा है प्रोफेसर नेप के अनुसार, उन्होंने क्या कहा है, कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है, मुद्रा हो जाती है,
तो इस प्रकार हार्टले के अनुसार तो मुद्रा के दो पहलू होते हैं। पहला जो है वो हिसाब किताब की इकाई है और दूसरा जो पहलू है कि वो विधिग्राह्य है। इसी प्रकार अब अपन देखते हैं कि अर्थात किसी मुद्रा की मुद्रा होने के लिए उसके पीछे स्वीकार करने की वैधानिक बाध्यता हो, कानूनी बाध्यता होनी चाहिए कि उसे जनता स्वीकार करे। आधुनिक युग में परिभाषाएं, अब जो ये परिभाषाएं हैं वो आधुनिक युग में हमें उपयुक्त नहीं लगती हैं, क्योंकि एक तो इनमें स्वतंत्र ऐच्छिक आदान प्रदान है और दूसरा जनता का विश्वास उठ जाने पर संभवतः वैधानिक मुद्रा स्वीकार न की जावे। यहाँ पर जो इन्होंने कहा है कि उसमें सामान्य स्वीकृति हो, जनता द्वारा स्वीकार की जाती हो, लेकिन जनता का अगर विश्वास उठ जाता है तो वैधानिक मुद्रा होने के बावजूद भी जनता उसे स्वीकार नहीं कर सकती है। जैसा कि 1923 में जर्मनी का मार्क वैधानिक मुद्रा होने पर भी सर्वग्राह्य नहीं था। 1923 में जर्मनी में जो इंसिडेंट हुआ था, जो घटनाक्रम हुआ था, उसमें जो जर्मनी की मुद्रा थी मार्क, वो वैधिग्राह्य थी, वैधानिकता थी, लेकिन जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह उसे जनता द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता था, तो वो प्रचलन में नहीं रहती है। अपरिवर्तनशील कागजी मुद्रा इसका एक और उदाहरण है। अब दूसरी जो परिभाषाएं हैं वो है वर्णनात्मक परिभाषाएं। वर्णनात्मक परिभाषाएं हार्टले विकर्स ने कहा है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। कोई भी वस्तु जो मुद्रा का कार्य करती है वो मुद्रा कहलाती है। प्रोफेसर कोलबर्न ने भी वर्णनात्मक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है मुद्रा वह है जो मूल्य मापक और भुगतान का साधन है। अब अंतिम जो परिभाषा है वो है सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं, जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। तो सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं जो हमारी हैं वो मुख्यतः मुद्रा के कार्यों को बताती हैं, उसके कार्यों के आधार पर आधारित हैं। सबसे पहली परिभाषा है सेलिगमैन की। मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त हो। मुद्रा का जो सर्वग्राह्यता का गुण है उस पर बल देते हुए सेलिगमैन ने कहा है कि मुद्रा वह है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त हो। दूसरी परिभाषा क्राउथर की है, कोई वस्तु जो विनिमय के साधन के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है और उसी समय मूल्य मापन तथा मूल्य के संचय का कार्य करती है, वो मुद्रा कहलाती है। और इसी प्रकार की एक परिभाषा दी है केंट ने, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे साधारणतः विनिमय के माध्यम के रूप में तथा मूल्य के मापन के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो अपन विस्तृत रूप से इसे देखें तो सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं मुद्रा के कार्यों का वर्णन करती हैं। कुछ कार्य जैसे विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, विधिग्राह्यता, सर्वग्राह्यता, ये गुण हैं, इनका वर्णन ये सामान्य परिभाषा पर आधारित जो सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं वो करती हैं। तो अब हम 6 प्रकार की जो परिभाषाएं हैं उनका अध्ययन कर चुके हैं। तो एक सर्वमान्य परिभाषा क्या हो सकती है मुद्रा की, इन सभी को सम्मिलित करते हुए हम एक सर्वमान्य परिभाषा दे सकते हैं। कोई भी वस्तु जिसे विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, मूल्य के संचय के रूप में सामान्य जनता द्वारा सर्वग्राह्य रूप से उसे स्वीकार किया जाता है तथा जिसे वैधानिकता प्राप्त हो, उसे हम मुद्रा कह सकते हैं। तो ये थी मुद्रा की प्रमुख परिभाषाएं।